प्रॉपर्टी से क्या मतलब? कोई ऐसे, वेरी गुड एग्जाम्पल, रियल एस्टेट प्रॉपर्टी, ओके ठीक है, एक एग्जाम्पल दिया। और कार आपकी एक प्रॉपर्टी है, घर आपकी एक प्रॉपर्टी है, यस। तो वो जो प्रॉपर्टी है वो आपके नाम कब होती है? जब रजिस्ट्री होती है, रजिस्ट्रेशन होते हैं, ओके। नाउ व्हाट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से क्या समझते हैं आप लोग? इंटेलेक्चुअल मतलब खुद के आइडियाज, कोई भी आइडिया, ओके। आइडिया कुछ भी हो सकता है। किसी को पेंटिंग करने का शौक है? यस? नहीं? गाने गाने का शौक है? नहीं है? कोई यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हैं? नहीं? बच्चे कुछ नहीं करते? अच्छा, रिसर्च वर्क, प्रोजेक्ट बनाते हैं? वो भी नहीं बनाए? वेरी गुड, फर्स्ट ईयर। अच्छा, कुछ सोचे, अब नेक्स्ट जब फाइनल ईयर में आएंगे तो हमें प्रोजेक्ट दिया जाता है, ओके। तो प्रोजेक्ट बनाने के लिए सबसे पहले हम एक टॉपिक ढूंढते हैं, राइट? वो जो टॉपिक है, सपोज फॉर एग्जांपल हमने सोचा डायबिटीज मॉनिटरिंग डिवाइस हम लोग बनाए। तो डायबिटीज मॉनिटरिंग डिवाइस का एग्जांपल सबसे अच्छा है कि पहले क्या होता था, हम ब्लड सैंपल निकालते थे, लैब में देते थे, लैब से शाम तक रिपोर्ट का वेट करते थे। अब क्या ट्रांसफॉर्मेशन हुई? डिजिटल। घर पे ही हम लोग अपना ग्लूकोज मॉनिटर करते हैं। तो डिवाइस से हम जो ग्लूकोज मॉनिटर करते हैं, कैन यू थिंक इट इज अ पेटेंटेड डिवाइस? यस? रेज योर हैंड, रेज करो जो कहते हैं कि हाँ वो पेटेंटेड डिवाइस है। यस, वो जो डिवाइस से हम ब्लड टेस्ट कर रहे हैं, शुगर टेस्ट कर रहे हैं, वो आपके पेटेंटेड डिवाइस है। अब आपके घर में किस किस की कौन कौन से प्रोडक्ट की मशीन आपके पास है? डॉक्टर मॉर्फिन और एक्वाचेक, और कौन कौन सी कंपनी बनानी है, जल्दी से बताओ एग्जांपल। और बस खत्म? अच्छा, फार्मेसी से शुरू करते हैं। फार्मा में सबसे ज्यादा कंपनीज कौन सी जो पेटेंट फाइल करती है? सिप्ला, पेनेशिया और माइक्रोटेक और फाइजर, बस खत्म? मैनकाइंड, वेरी गुड, ओके। व्हाट इज जेनरिक ड्रग्स? जेनरिक ड्रग्स को पेटेंट कर सकते हैं? यस? वो कह रहे हैं हाँ, तुम कर सकते हो? नहीं, क्यों? जेनरिक दवाइयां क्या होती है? क्या होती है जेनरिक दवाइयां? गवर्नमेंटेड होती है? वेरी गुड। चलो सारी चीजें क्लियर करते हैं विद द प्रेजेंटेशन। सो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इज अ ह्यूमन क्रिएटिविटी, जहाँ पे आपके दिमाग में जो आइडियाज आते हैं, चाहे आपने कोई पेंटिंग बनाई है, चाहे कोई कॉम्पोजिशन बनाई है, चाहे कोई फॉर्मुलेशन बनाई है। यहाँ पे सबसे अच्छा एग्जाम्पल देती हूँ हल्दी का। हल्दी इज नोन फॉर वुंड हीलिंग प्रॉपर्टी। हल्दी को हमारे घर में वुंड हीलिंग प्रॉपर्टी के लिए यूज किया जाता है। कैसे? जब आपको चोट लगती है तो हम बैंडेड लगा लेते हैं, कई बार हल्दी का लेप लगाते हैं, और कई बार क्या कहते हैं दूध में हल्दी डाल के पी लेते हैं। यस? तो हल्दी का पेटेंट इंडिया में नहीं, यूएस में ग्रांट हो गया। ग्रांट का मतलब सर्टिफिकेट ग्रांट हुआ। तो जब इंडिया को ये पता चला कि हमारे इंडिया में इतने सारे एविडेंसेस हैं जो हल्दी को वुंड हीलिंग के लिए क्लेम करते हैं, तो यूएस को इसका पेटेंट क्यों मिला, इंडिया में क्यों नहीं मिला इसका पेटेंट? तो बाद में पता चला जब इंडिया वालों ने 32 एविडेंसेस यूएस पीटीओ को सेंड किए, तो जो फाइनल वहां पेटेंट ग्रांट हुआ था वुंड हीलिंग के लिए, वो रिजेक्ट हो गया। तो पेटेंट में क्या होता है, ऐसा नहीं होता कि अगर एक बार किसी ने पेटेंट ले लिया तो पूरी जिंदगी भर उसको एंजॉय करेगा, नहीं। पेटेंट के राइट्स टेरिटोरियल होते हैं। टेरिटोरियल का मतलब है कि इंडिया में अगर प्रोटेक्ट किया तो राइट्स इंडिया में मिलेंगे। इंडिया के बाहर अगर आपको पेटेंट लेके जा रहा है, फॉर एग्जाम्पल जब पैंडेमिक आया तो आपने देखा कोविड वैक्सीन, कोवैक्सीन, बहुत सारी वैक्सीन आई, बट कोई कंपनी नहीं थी जो कोवैक्सीन बना रही थी। बट बाद में जब पैंडेमिक आया तो फिर कंपनी से सोचा कि अब इसके लिए वैक्सीन बनाई जाए। ओके, तो ये वैक्सीन इंडिया में बन रही थी या बाहर से सप्लाई हो रही थी? इंडिया में भी बन रही थी, बाहर से भी सप्लाई हो रही थी। तो इस केस में तो पेटेंट के राइट्स अगर इंडिया में किसी ने बनाई है तो उसके राइट्स इंडिया में रहेंगे, पर इंडिया से बाहर अगर हम कंट्री में फाइल कर रहे हैं अपना पेटेंट तो राइट्स वहां पे सिक्योर होते हैं। और राइट्स आपके 20 ईयर्स के लिए रहते हैं। 20 ईयर्स के बाद पब्लिक डोमेन में आ जाते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय 20 ईयर्स?
20 के साथ आप अपने राइट्स को एंजॉय करते हैं। इसका एग्जांपल देंगे आप कैसे राइट्स को एंजॉय करते हैं। फॉर एग्जांपल आपने एक बीपी की मशीन बनाई, ठीक है, आपने एक बीपी की मशीन बनाई, आपने कहा जो बीपी की मशीन हमारी है वो बहुत ही क्विक रिजल्ट देती है और आपको लपेटने की जरूरत नहीं है, पूरा डिवाइस का वो जो कपड़ा हम लगाते हैं आम में, आप बस अपने हाथ को वहां रखिए और आपकी बीपी का आपको पता चल जाएगा। तो आपने क्या किया, आपने पहले इसका पेटेंट फाइल किया, उसके बाद इसको किसी कंपनी को सेल आउट कर दिया। आपने सिप्ला को, फाइजर को, पनीशिया को बोला कि मेरे पास एक बहुत जबरदस्त टेक्नोलॉजी है जो बीपी को बहुत ही इंस्टेंटली चेक कर देती है। तो उन्होंने कहा अच्छा आपकी टेक्नोलॉजी हमें दे दीजिए। तो एज ए स्टूडेंट, एज ए फैकल्टी, एज ए रिसर्चर जिसने भी उसका पेटेंट फाइल किया तो वो क्या करेगा, वो अपने राइट्स को लाइसेंस कर देता है दूसरी कंपनी को। तो जब हमने राइट्स को लाइसेंस करते हैं दूसरी कंपनी को, उसके बदले में आपको क्या मिलेगा, रॉयल्टी, उसके बदले में आपको क्या मिलता है, पैसा। तो एज ए स्टूडेंट अगर आपके पास कोई इनोवेटिव आइडिया है तो आपको लगता है कि मैम ये बहुत जबरदस्त आइडिया है और मैं इसका पेटेंट कर लेता हूँ, पेटेंट करने के बाद आप अपने आइडिया को किसी कंपनी को सेल आउट भी कर सकते हैं टू गेट द रॉयल्टी। अब ऐसा नहीं होता कि पेटेंट फाइल किया उसके बाद पेटेंट ऑफिस से वेट करना है कि जब ग्रांट होगा तभी आप लाइसेंस करेंगे, नहीं, राइट्स आपके शुरू हो जाते हैं द डे यू फाइल द पेटेंट। जैसे ही आज आपके दिमाग में आइडिया आया, आपने किसी अटॉर्नी को पकड़ा और उनसे कहा कि ये मुझे आइडिया अपना पेटेंट कराना है अपने नाम, क्योंकि ये आइडिया मेरे दिमाग में आया, तो आप अपनी पेटेंट फाइल कीजिए। तो जिस दिन आपको एप्लीकेशन नंबर मिल जाता है उसी दिन से आपके राइट्स शुरू हो जाते हैं। अब सेकंड कहानी शुरू होती है कि राइट फाइल करने के बाद, लीगल राइट फाइल करने के बाद आपको क्या फायदा, आपको ये फायदा है कि कोई आपकी बिना परमिशन के आपके इन्वेंशन को यूज नहीं कर सकता है, और अगर यूज करेगा तो आप उसको सू कर सकते हैं। व्हाट इज सू, केस फाइल कर सकते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा फार्मा से हटके मैं एक एग्जांपल देती हूँ। एक स्टूडेंट था, उसको वेबसाइट बनानी आ गई, ठीक है, और उसने कहा कि मैम एक यूनिवर्सिटी का कॉन्ट्रैक्ट आया कि चलो एक वेबसाइट बना के आपको देनी है। तो स्टूडेंट ने कहा अरे ये तो मेरे लिए बड़ी मतलब 5 मिनट की चीज है, मैं बना दूंगा वेबसाइट। उसने वेबसाइट बनाई और उसके अंदर जो एक पिक्चर थी, वेबसाइट के अंदर एक पिक्चर लगानी थी बच्चों की, उसने एक गूगल से एज रैंडम एक पिक्चर उठाई और उस वेबसाइट में लगा के कॉलेज को प्लेस कर दी, ठीक है। कॉलेज के पास वेबसाइट गई, वेबसाइट रन होने लगी, उनके पास एक कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट का नोटिस आया 5 लाख रुपए का। तो कॉलेज के डायरेक्टर ने कहा ये नोटिस क्यों आया, हमने क्या चोरी किया। तो पता चला कि वो वेबसाइट में जो इमेज थी वो किसी और की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थी जो उस बच्चे ने यूज की थी। तो इसीलिए स्टूडेंट के साथ क्या होता है कि जब आप फाइनल ईयर में आएंगे तो फैकल्टीज आपको बोलेंगे कि आप एक प्रोजेक्ट बनाएं, तो बच्चे क्या करते हैं, या तो पुराने प्रोजेक्ट्स उठाएंगे या गूगल पे ऑलरेडी जितने प्रोजेक्ट्स हैं उनको उठाते हैं, कॉपी पेस्ट करते हैं और अपने नाम से फाइल कर देते हैं। फाइल मतलब पेटेंट मैम को सेंड कर देते हैं, करते हैं कि नहीं। तो उसमें गलती क्या कर रहे हो आप लोग, सेम चीज कॉपी कर रहे हो। अगर आप रेफरेंसेस नहीं दे रहे तो उतने ही जिम्मेदार आप भी हो। तो अब दूसरी कंडीशन होती है कि बच्चे ये सोचते हैं कि किसी को क्या पता चलेगा हमने क्या चोरी किया है या मैंने क्या इंटरनेट पे सर्च किया है। तो जो आपका आईपी एड्रेस होता है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब आप लाइब्रेरी में जाते हैं, कंप्यूटर यूज करते हैं, तो वहां पे लॉगिन होता है कि इस टाइम पे किस बच्चे ने कंप्यूटर को यूज किया था, तो वो आईपी एड्रेस से ही आपकी चोरी पकड़ी जाती है। ओके, तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इज अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट। इट इज नॉट लाइक कि मैं आज आपको एक आके लेक्चर दे दिया कि हाँ पेटेंट ये होता है, कॉपीराइट ये होता है, डिजाइन ये होता है, बट आप इसके लीगल टर्म्स को समझेंगे देन यू रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। एक अभी एक रिसेंट केस हुआ था, एक बच्चा आईफोन लेके आया और उसके दोस्त ने कहा यार दिखा मुझे फोन अपना, मैं पिक्चर्स खींचता हूँ, फोटो लेता हूँ। उसने फोटो खींची और वो फोटो इतनी वायरल हो गई थी, पॉपुलर हुई, तो बाद में उसके ऊपर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का सवाल हुआ कि भाई राइट्स किसको दिए जाए, किसको देने चाहिए थे, जिसका फोन था या जिसने फोटो खींची। जिसने फोटो खींची तो उसने कहा कि फोन तो मेरा है, राइट्स तो मुझे मिलने चाहिए। उसने कहा नहीं, फोन तुम्हारे होने से नहीं, क्रिएटर कौन है, जिसने फोटो खींची, ही इज द राइट क्रिएटर, उसको राइट्स मिलने चाहिए। तो सारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में बात हम करते हैं राइट्स की। अब थोड़ा हटके करते हैं रिसर्च पब्लिकेशंस में। फैकल्टीज के इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब हम रिसर्च पब्लिकेशंस करते हैं, पेपर पब्लिकेशंस करते हैं, तो अगर हम एससीआई स्कूपर्स में अपने वर्क को पहले ही पब्लिश कर देंगे या फिर गूगल की फॉर्म में प्रेजेंटेशन दे दिया, आपने कहीं पे कॉन्फ्रेंस प्रेजेंट कर दी, तो आपका वर्क नॉवल नहीं रहा। नॉवल नहीं रहा इन द सेंस कि अगर आप उसी वर्क को पेटेंट के लिए फाइल करेंगे तो पेटेंट ऑफिस उसके ऊपर ऑब्जेक्शन लगा लेगा। क्यों? क्योंकि पेटेंट ऑफिस का कहना है कि अगर पेटेंट फाइल करना है तो इट शुड नॉट बी डिस्क्लोज इन द पब्लिक। अगर मैं आज यहाँ पे प्रेजेंटेशन देने आई हूँ और मैंने
अपनी कॉन्फ्रेंस के थ्रू, प्रेजेंटेशन के थ्रू वो पूरा पेपर आपको बता दिया कि मैं क्या करने वाली हूँ, मेरा रिसर्च वर्क क्या है, क्या थीसिस है मेरी, और डिस्क्लोज करने के विदिन 12 मंथ्स में आपको अपना पेटेंट फाइल कर देना होता है, जो कि हम नहीं करते हैं। अगर डिस्क्लोजर करने के 12 महीने के अंदर आप अपना पेटेंट फाइल नहीं करेंगे तो पेटेंट ऑफिस आपको एंटिसिपेट कर देगा और पेटेंट ऑफिस आपको ग्रांट नहीं करेगा। अब आप बोलेंगे कि मैम जो पेपर पब्लिश है वो तो मेरा ही है, तो उसमें पेटेंट ऑफिस को प्रॉब्लम क्या है? पेटेंट ऑफिस को प्रॉब्लम नहीं है, बट पेटेंट ऑफिस का कहना है कि फिर नॉवेल्टी नहीं रही आपके काम में, आपके काम को तो सारी दुनिया जानती है, तो क्या नॉवल रहा? तो इसीलिए रूल ये है कि पहले आप पेटेंट फाइल करें, उसके बाद आप पब्लिकेशन में जाएं, चाहे एससीआई चाहे स्कूपर्स, कोई भी पब्लिकेशन है। ओके, स्टूडेंट्स के लिए भी सेम है कि अगर आपको लगता है कि मेरे दिमाग में कोई आइडिया है जो मैं फाइल करना चाहता हूँ और उसके कमर्शियलाइजेशन के राइट्स ज्यादा है, आपको लगता है कि कमर्शियल वैल्यू ज्यादा है, तो पहले आप अपना पेटेंट फाइल करें, उसके बाद इसको कहीं पे किसी स्टूडेंट के साथ डिस्क्लोज करें। ओके, सो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज में आपकी बहुत सी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में चीजें आती हैं, जैसे कोई ब्रांड नेम, ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क में आता है कोई नाम, जैसे कोको कोला, बताओ, प्यूमा और एडिडास, और फार्मा के बता दो, सिप्ला, पेनेशिया, ये जितने नाम आप लोग देखते हैं और उसके साथ उनके जो लोगो होते हैं उनको हम ट्रेडमार्क में फाइल करते हैं। ट्रेडमार्क के राइट्स 10 ईयर्स के लिए दिए जाते हैं, 10 ईयर्स के बाद उनको आपको रिन्यू करना होता है। ट्रेडमार्क में भी डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, जैसे ट्रेड ड्रेस, कैडबरी का पर्पल कलर, कैडबरी का पर्पल कलर आपका ट्रेड ड्रेस में रजिस्टर्ड है, तो अगर आप कल को चॉकलेट की दुकान खोलते हैं या चॉकलेट मैन्युफैक्चर करते हैं, यू कैन नॉट यूज दैट पर्पल कलर बिकॉज इट इज ऑलरेडी ट्रेडमार्क ऑफ विच कंपनी? कैडबरी। ओके, और मुझे एग्जांपल जब बताओ जो कलर कॉम्बिनेशन से आप अट्रैक्ट होते हैं, जैसे मैगी, मैगी का कौन सा कलर है? और एग्जांपल्स दो मुझे। बर्गर किंग, वेरी गुड, KFC, डोमिनोज। ओके, अभी बर्गर किंग और सिंह बर्गर, बर्गर किंग और बर्गर सिंह के ऊपर केस फाइल हो रहा है कि भाई बर्गर किंग वाले बोल रहे हैं ये हमारा नॉवल आइडिया था, उन्होंने एक आउटलेट और खोल दिया मार्केट में लोगों को कंफ्यूज करने के लिए। सेम एक केस आया आपका स्टारबक्स एंड सरदार जी बक्स। हैव यू हर्ड अबाउट दिस केस, स्टारबक्स एंड सरदार जी बक्स? यस, स्टारबक्स, व्हाट इज दिस? स्टारबक्स इज अ वेल नोन कॉफी ब्रांड। एक सरदार जी आए, उन्होंने 20 आउटलेट दिल्ली में खोल दिए सिमिलर नाम से, तो स्टारबक्स ने कहा जी हम तो ऑलरेडी वर्ल्ड वाइड फेमस है और हमारा नाम रजिस्टर्ड है ट्रेडमार्क के अंदर, तो आप हमसे मिलता जुलता नाम कैसे यूज कर सकते हैं? तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप ये यूज नहीं करेंगे, आप इसके लोगों को चेंज कीजिए, इसके नाम को चेंज कीजिए। अच्छा, अगर वो नहीं करते तो क्या होता? केस फाइल होता, तो क्या होता फिर बाद में इम्प्लीकेशन क्या होते? दे हैव टू गिव द डैमेजेस टू देम। डैमेजेस बहुत करोड़ों के होते हैं, तो बेटर है कि हम उसका नाम ही चेंज कर दें या उसका लोगो चेंज कर दें। ओके, स्लाइड चेंज करके रिमूव करूं? अच्छा, सो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में वी हैव पेटेंट्स जो इन्वेंशंस के लिए दिए जाते हैं, ट्रेडमार्क आपके आइडेंटिफाई करने के लिए प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, जैसे आईसीआईसीआई किस चीज का मार्क है? एसबीआई, सीएसआईआर, एजुकेशन, एनसीईआरटी, एजुकेशन। ओके, कॉपीराइट एक्सप्रेशन ऑफ आइडिया, जितनी मूवीज आप देखते हैं, जितने गाने आप सुनते हैं, वो सब आपके कॉपीराइट होते हैं। पेटीएम, फोन पे, पेटीएम और फोन पे का सबसे अच्छा एग्जांपल हुआ पेटीएम इज व्हाट? ट्रांजैक्शन के लिए हम पेटीएम यूज करते हैं, ठीक है। पेपाल, पेपाल एक इंटरनेशनल ब्रांड था, तो पेपाल ने कहा पेटीएम से कि आपने हमारा नाम चोरी किया, तो पेपाल ने पेटीएम के ऊपर केस फाइल किया और उन्होंने बोला जो PAY वर्ड है वो हमारा है और उसका तुमने कलर कॉम्बिनेशन भी बिल्कुल सेम यूज किया ताकि लोगों में कंफ्यूजन क्रिएट हो जाए। तो जब पेटीएम ने पेपाल के ऊपर केस फाइल किया, दोनों कोर्ट में पहुंचे, तो फाइनली ये हुआ कि पेपाल जो है वो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड ब्रांड है, इंडिया में उसको कोई नहीं जानता, और पेटीएम इज अ वेल नोन ब्रांड फॉर इंडियन टेरिटरी। तो दोनों में फाइनल हुआ कि पेपाल जो है पेटीएम का कोई कॉपी नहीं कर रहा है, दोनों अपनी अपनी टेरिटरी में वर्क कर रहे हैं। सो बहुत सारे केसेस आते हैं जो कि सिमिलर नाम से रिलेटेड होते हैं, तो इसीलिए जब हम ट्रेडमार्क फाइल करते हैं तो हम लोग सबसे पहले ये चेक करते हैं कि जो नाम है जिस क्लास में फाइल करें उस क्लास में नाम अवेलेबल नहीं होना चाहिए। बट एग्जांपल देखते हैं, जैसे एवरेस्ट मसाला और एवरेस्ट बैटरी, नाम तो दोनों के सेम है,
तो ट्रेडमार्क क्यों मिला दोनों को? दोनों की क्लास अलग है। ओके, तो इसीलिए जब हम ट्रेडमार्क फाइल करने जाते हैं तो हम उसकी क्लास चेक करते हैं कि आपने जो नाम सोचा है वो किस क्लास में फॉल कर रहा है, उस क्लास में वो नाम फॉल नहीं करना चाहिए। अभी एक रिसेंट केस आया था MIT आपका मेरठ में इंस्टीट्यूट है, एक MIT आपका मुरादनगर में, तो दोनों के नाम को कॉन्फ्लिक्ट हुआ। उन्होंने बोला MIT हमारा है, उन्होंने बोला MIT हमारा है, तो फाइनली हुआ कि M से मतलब मेरठ है, उधर M से मतलब मुरादाबाद है। तो कई बार सिमिलर नाम से भी कंफ्यूजन क्रिएट होती है, बट अगर जब आप ये बताएंगे कि हमारी क्लास अलग है, हम काम बिल्कुल अलग कर रहे हैं, देन ओनली फाइनल आपको रेजोल्यूशन मिलता है। नेक्स्ट है ट्रेड सीक्रेट। ट्रेड सीक्रेट में आता है कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, जैसे कोक का सबसे अच्छा एग्जांपल, आज तक ट्रेड सीक्रेट है, किसी को नहीं पता कोक कैसे बन रही है। KFC का बर्गर चिकन ट्रेड सीक्रेट, रूह अफ़ज़ा ट्रेड सीक्रेट, जैन शिकंजी वेरी गुड ट्रेड सीक्रेट। और एग्जांपल दो, रसना। जब हम छोटे थे एक रसना पाउडर आता था, रसना, वो आपका ट्रेड सीक्रेट है। तो ऐसी कुछ इंफॉर्मेशन जो हम डिस्क्लोज नहीं करना चाहते पब्लिकली, तो उसको हम ट्रेड सीक्रेट में प्रोटेक्ट करते हैं। नेक्स्ट, ये सारे एग्जांपल्स हैं, ड्रग्स हो गई, आपकी फॉर्मुलेशंस हो गई, कोई डिवाइस हो गई, वो सब आप पेटेंट फाइल करते हैं 20 इयर्स के लिए। उसके बाद आपके ट्रेडमार्क हो गए, ट्रेडमार्क के बाद कॉपीराइट, GI और इंडस्ट्रियल डिजाइन और ट्रेड सीक्रेट आई डिस्कस। नेक्स्ट, ग्लूको-1, डॉक्टर मॉर्पेन, और डॉक्टर मॉर्पेन के ऊपर आप देखो साइड में क्या लिखा है, सर्कल R, व्हाट डज इट मीन? रजिस्टर। और अगर TM लिखा होता तो क्या होता? ट्रेडमार्क। और ये बिस्लरी की बॉटल के ऊपर भी यहाँ पे देखो R लिखा हुआ है। और अभी मैंने मार्केट में इसका एक कॉपीकैट देखा जिसका नाम था बिलसरी, देखा? हैव यू हर्ड अबाउट दैट बॉटल? बिलसरी। तो मैं पंजाब जा रही थी प्रेजेंटेशन देने, तो हम लोग ऐसे कहीं ढाबे में रुके, तो वो मेरे पास बिलसरी की बॉटल ले आया, मुझसे कहता है मैम ये ओरिजिनल है। तो मैंने कहा अच्छा ये ओरिजिनल है? तो मैंने कहा नहीं, मुझे बिस्लरी लेके आओ। कहते नहीं, आप उस पे नाम पे मत जाओ, आप स्टिकर देखो। तो लोगों में अवेयरनेस नहीं है कि स्टिकर नहीं, नाम, ब्रांड इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो बिलसरी सब लोग पी रहे हैं, किसी ने ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि ग्रीन कलर की लेबलिंग बिल्कुल सेम है। ओके, तो ऐसे बहुत सारे, अभी टेस्ला किसी ने टेस्ला बैटरीज बनाई मार्केट में, टेस्ला पावर के नाम से, तो टेस्ला एलन मस्क ने उनके ऊपर केस फाइल किया, यू कैन नॉट यूज टेस्ला वर्ड, इट इज ऑलरेडी आवर रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क। एक होता है वेल नोन ट्रेडमार्क। वेल नोन ट्रेडमार्क होते हैं जैसे बजाज किस चीजों में है? बजाज फाइनेंस, बजाज ऑटोमोबाइल, बजाज मोटर्स, बजाज इलेक्ट्रॉनिक्स। तो बजाज जो है वो वेल नोन ट्रेडमार्क में रजिस्टर्ड है। ओके, जैसे टाटा होम्स, टाटा सॉल्ट, टाटा ऑटोमोबाइल, टाटा मोटर्स। तो ट्रेडमार्क के अंदर कुछ कैटेगरीज ऐसी होती है जिसमें आपका एक लॉन्ग लाइफ विजन होता है कि मैं सिर्फ ऑटोमोबाइल में नहीं, मैं बैटरीज भी बनाऊंगा, आगे कुकवेयर में भी जाऊंगा, फूड इंडस्ट्री में भी जाऊंगा। तो उसके लिए आप वेल नोन ट्रेडमार्क के अंदर रजिस्टर करते हैं। वेल नोन ट्रेडमार्क की जो फीस होती है वो 1 लाख रुपीज होती है। तो अगर आपको लगता है कि मैं एक वेल नोन ट्रेडमार्क में अपने आप को रजिस्टर करना चाहता हूँ, तो फिर आपके अंदर कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस कम होंगे, क्योंकि आप हर इंडस्ट्री में अपना ट्रेडमार्क ऑलरेडी फाइल कर चुके हैं। ओके, सो ये ग्लूको-1 डायबिटिक मॉनिटरिंग डिवाइस, इसका जो डिवाइस है वो आपका इंडस्ट्रियल डिजाइन में जाता है, क्योंकि उसका जो डिजाइन है बहुत ही अलग तरीके का है। जो नाम है डॉक्टर मॉर्पेन, ग्लूको-1 जो नाम है ये हम ट्रेडमार्क के अंदर प्रोटेक्ट करेंगे। और जो टेक्नोलॉजी है, जबकि ब्लड सैंपल, क्योंकि इसके अंदर सेंसर यूज हुए हैं, जब आप अपना ब्लड उसके अंदर डालते हैं स्ट्रिप के ऊपर, तभी वो ग्लूकोज मॉनिटर करता है। तो वो जो टेक्नोलॉजी इसके अंदर यूज हुए है उसका हुआ पेटेंट। तो एक प्रोडक्ट के अंदर वी हैव 4 इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जिसमें आप पेटेंट उसकी टेक्नोलॉजी का करते हैं। सेकंड, नाम को हम ट्रेडमार्क में फाइल करते हैं, और जो मैनुअल आपको मिलता है जब कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं उसको कॉपीराइट करते हैं। और 4, उसका डिजाइन, जो भी प्रोडक्ट का यूनिक डिजाइन है उसको हम इंडस्ट्रियल डिजाइन में प्रोटेक्ट करते हैं। तो वन सिंगल प्रोडक्ट है 4 डिफरेंट IP। नाउ सेकंड एग्जांपल इज अडिएटिव। अडिएटिव क्या है? एक फार्मास्यूटिकल कंपनी। तो हमारे घर में जितने भी बुजुर्ग लोग हैं, दादा दादी, नाना नानी, उनको दवाई खाने का टाइम होता है, ठीक है? बट आजकल हम लोग इतने बिजी हैं कि उनको दवाई खिलाने के लिए हम लोग घर पे नहीं होते। तो फार्मा कंपनी ने सोचा क्यों ना ये सेलुलर टेक्नोलॉजी इस बॉटल में लगाई जाए। तो उन्होंने इसके अंदर सेंसर लगाया।
सेलुलर टेक्नोलॉजी का यूज किया जो कि उनको रिमाइंड कराएगी, और ये जो लाइट इसके अंदर इन्होंने यूज किया वो ब्लिंक करेगी जब उनकी दवाई खाने का टाइम होगा। सपोज मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग में उनको दवाई खानी है तो मॉर्निंग में अलार्म सिस्टम करेगी, दोपहर में और शाम में उनके मोबाइल में एक मैसेज आ जाएगा और अलार्म बज जाएगा कि आपको दवाई खाने का टाइम हो गया। सो अगेन इट्स अ पेटेंटेड टेक्नोलॉजी जो उन्होंने इस बॉटल के अंदर यूज की। इसका जो डिजाइन है वो यूनिक है क्योंकि इसके अंदर लाइट ब्लिंक होती है, ब्लू कलर की इंडस्ट्रियल डिजाइन में इसका बॉटल गया। और जो इसका कॉपीराइट है, जब हम प्रोडक्ट कोई मार्केट से खरीदते हैं तो उसका जो इंस्ट्रक्शन मिलता है वो आपका कॉपीराइट और डेट जो है ट्रेडमार्क के अंदर रजिस्टर्ड हुआ। सो अगेन ए गुड एग्जांपल। सो नेक्स्ट, व्हाट इज अ पेटेंट? पेटेंट एक गवर्नमेंट के राइट से एक एक्सक्लूसिव राइट है जो आपको दिए जाते हैं 20 इयर्स के लिए। ये देखो, व्हाट इज दिस इन द पिक्चर? माइकल जैक्सन का भी एक पेटेंट था। देखो क्या, शू, उसके जो जूते थे वो उसके पेटेंटेड थे। जूते के अंदर उन्होंने क्या सिस्टम कर रखा था कि जैसे ही वो एक उसका था ना कि वो हवा में एकदम ऐसे साइड 90 डिग्री पे मूव करता था, तो उसके जूते में एक ऐसे एक पॉइंट था जहाँ पे वो जो कील होती थी जो टेबल के ऊपर, तो वो फिक्स हो जाती थी। तो जब जूता वहां पे जाके फिक्स होता था तो वो 90 डिग्री पे अपने आप को मूव करता था, स्टंट दिखाते थे। तो ये भी इनका एक पेटेंटेड था। तो अब देखो, माइकल जैक्सन तो रहे नहीं, ओके, तो अब इनके राइट्स कितने, अगर इन्होंने पेटेंट फाइल किया होगा सपोज 1970 में, अभी क्या चल रहा है 24, तो अब ये राइट्स मतलब पब्लिक डोमेन में होंगे या नहीं? यस और नो? यस। तो पब्लिक डोमेन में होने से क्या होगा कि इनका पेटेंट कोई भी बना सकता है। तो आप उसे स्टॉप नहीं कर सकते कि यार ये तो माइकल जैक्सन का पेटेंट था, ये तुम क्यों यूज कर रहे हो, क्योंकि उनके जो पेटेंट के राइट्स है वो 20 साल के बाद खत्म हो जाते हैं और वो इन्वेंशन आपकी पब्लिक डोमेन में आ जाती है। तो इसका मतलब अगर किसी पेटेंट के 20 साल खत्म हो चुके हैं तो यू हैव अ राइट टू मेक दैट पेटेंट। ओके, नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ पेटेंट। अभी मैंने किसी एग्जांपल दिया कि एक आपका होता है यूटिलिटी पेटेंट, एक होता है आपका डिजाइन पेटेंट। डिजाइन पेटेंट में हम डिजाइन को कवर करते हैं। फॉर एग्जांपल मोबाइल फोन, एप्पल का एग्जांपल यहाँ पे लिया है, एप्पल डिजाइन पेटेंट और यूटिलिटी पेटेंट। एप्पल के अंदर जितने भी सॉफ्टवेयर हम यूज करते हैं, जो भी हम टेक्नोलॉजीज यूज कर रहे हैं वो आपकी पेटेंटेड है, वो यूटिलिटी पेटेंट में आती है। जो एप्पल का डिजाइन है, एप्पल फोन का जो डिजाइन है वो आपका इंडस्ट्रियल डिजाइन में प्रोटेक्ट होता है। तो वन सिंगल प्रोडक्ट है यूटिलिटी पेटेंट जो कि 20 ईयर्स के लिए दिए जाते हैं। डिजाइन पेटेंट आपको 15 साल के लिए, मतलब वैसे 10 ईयर्स के लिए दिए जाते हैं, 5 साल आप एक्सटेंड कर सकते हैं। प्लांट पेटेंट्स भी होते हैं जो न्यू वैरायटीज के लिए दिए जाते हैं। ओके, उसके लिए हमारे PVFR एक अलग पेटेंट ऑफिस है जो उनको टेक केयर करता है। कुछ क्वेश्चन है किसी का? हाँ पूछो, अरे बोलो, शर्माओ नहीं। हाँ पूछो, क्या बोल रहे थे? नहीं? ओके, सो व्हाई टू प्रोटेक्ट इन्वेंशंस। अच्छा, अब क्वेश्चन ये होता है कि पेटेंट करना क्यों है, बताओ मुझे। रॉयल्टी के लिए, वेरी गुड, और ताकि कोई चोरी करे तो आप उसके ऊपर केस फाइल कर सके, और आप अपना स्टार्टअप शुरू कर सकते हो उस आइडिया से, एक बिजनेसमैन बन सकते हैं। यस और नो? यस। तो पेटेंट आपको क्या करता है, आपको बिजनेसमैन बनने की अपॉर्चुनिटी देता है, ब्लॉक करता है कंपटीशन को कि अगर कोई और यूज कर रहा है तो आप उसको सू कर सकते हैं, और अगर आपने उसका पेटेंट कर लिया तो कोई और उस पर टेक्नोलॉजी में पेटेंट नहीं करेगा। तो बहुत सारे एडवांटेज है जिससे आपको रॉयल्टीज भी मिलती है पेटेंट फाइल करने से। आप लाइसेंस कर सकते हैं अपना वहाँ किसी कंपनी को, सो टू गेट द बेनिफिट फ्रॉम दैट। नाउ व्हाट इज प्रोविजनल पेटेंट? प्रोविजनल पेटेंट होता है कि सिर्फ आइडिया अगर आपके दिमाग में आया है कि कल को अगर रिसर्च कोई आप कर रहे हैं, किसी थीसिस पे काम कर रहे हैं या किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, अगर आपको लगता है कि सिर्फ आइडिया है मैम अभी हमारे पास, फॉर्मुलेशन रेडी नहीं है, फॉर एग्जांपल आपने एक हर्बल फॉर्मुलेशन बनाई फॉर कैंसर, आपने 3-4 जड़ी बूटियां इकट्ठी की, 3-4 प्लांट एक्सट्रैक्ट इकट्ठे किए और आपने बोला कि हम एक कैंसर पे काम कर रहे हैं बट अभी हमारा फॉर्मुलेशन रेडी नहीं है, बस हमें एक आइडिया है। तो उसके लिए भी हमें ऑप्शन कि आप प्रोविजनल एप्लीकेशन फाइल करें, 1 साल का आपको टाइम मिलेगा उसको कंप्लीट करने का, और अगर आप 1 साल में कंप्लीट नहीं भी कर पाते हैं फिर भी आपको 6 महीने एक्सटेंशन मिल जाता है पोस्ट डेटिंग का। तो आपके पास 18 महीने हैं अपने वर्क को कंप्लीट करने के लिए। बट अगर आप उस प्रोविजन को कंप्लीट में नहीं कन्वर्ट कर पाए किसी भी रीजन से, तो वो पेटेंट आपका फिर अबैंडन हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। सो ये उनके लिए है कि जो अभी वर्क कर रहे हैं रिसर्च पे और उनको लगता है कि अभी मुझे टाइम लगेगा कंप्लीट करने के लिए, तो आप प्रोविजनल पेटेंट फाइल करके सिक्योर कर सकते हैं अपने पेटेंट्स को। इंडिया में जो पेटेंट फाइल करते हैं वो ऑर्डनरी एप्लीकेशन है। इंडिया से बाहर अगर आपको फाइल करना है तो आप PCT एप्लीकेशन फॉलो करते हैं। PCT एक
पेटेंट कॉर्पोरेशन ट्रीटी के लिए एक हमारा एक अलग फॉर्म होता है जिसमें हम इंटरनेशनल पेटेंट फाइल करते हैं और 12 महीने के अंदर अंदर आपको इंडिया में फाइल करने के बाद वो फाइल कर देना होता है। नेक्स्ट ये पूरा प्रोसेस है पेटेंट फाइलिंग स्ट्रैटेजी का, जिसमें पहले एक आइडिया है, आपने उसको फाइल किया और अगर कंप्लीट वर्क है तो आप डायरेक्ट कंप्लीट पेटेंट फाइल करेंगे। 18 महीने में पेटेंट पब्लिश होता है, बट अर्ली पब्लिकेशन अगर करते हैं पेटेंट ऑफिस में तो 1 महीने के अंदर आपका पेटेंट पब्लिश हो जाता है। जैसे ही पेटेंट पब्लिश हुआ आप एग्जामिनेशन के फॉलो करते हैं। नाउ एग्जामिनेशन में आपके पास 2 ऑप्शन है, एक नॉर्मल एग्जामिनेशन है, एक एक्सपर्टाइट एग्जामिनेशन है। एक्सपर्टाइट में गवर्नमेंट कहती है कि अगर आप एक फीमेल का नाम एप्लीकेंट में ऐड करते हैं तो आपका पेटेंट 1 साल से पहले ग्रांट हो जाता है। और हमारे कुछ पेटेंट ऐसे हुए जिसमें फीमेल का हमने नाम ऐड किया, 6 से 7 महीने में पेटेंट ग्रांट हो गए। तो अगर आप इंडिविजुअल पेटेंट फाइल कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि मेरा पेटेंट मैम जल्दी ग्रांट हो जाए तो आप एक एप्लीकेंट में वुमेन एप्लीकेंट ऐड कर दें। सेकेंड ऑप्शन, अगर आप एक स्टार्टअप है तो एक्सपर्टाइट के लिए जा सकते हैं, एमएसएमई है तो जा सकते हैं। फोर्थ है कि अगर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है तो भी आप एक्सपर्टाइट पेटेंट के लिए फॉलो कर सकते हैं। वरना एक पेटेंट को ग्रांट होने में कम से कम 3 से 4 साल लगते हैं पेटेंट ऑफिस में, बट एक्सपर्टाइट मोड में जाएंगे तो 1 साल से पहले ग्रांट हो जाएगा। नेक्स्ट है पेटेंट फाइल करने के लिए कंटेंट स्पेसिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसे हम बोलते हैं ड्राफ्टिंग। फील्ड ऑफ इन्वेंशन होता है, उसके अंदर बैकग्राउंड बताना होता है आपको, ऑब्जेक्ट के आपकी इन्वेंशन का डिटेल डिस्क्रिप्शन, क्योंकि फार्मा और बायो के केस में आपको एग्जांपल्स भी देने होते हैं। फॉर एग्जांपल आपने बोला कि हमने एक फॉर्मुलेशन बनाया, काढ़ा बनाया जो कि आपके कोल्ड को ठीक करता है, ठीक है, पर अगर कोल्ड को ठीक करता है तो आपको उसको प्रूफ देने होंगे पेटेंट ऑफिस को, एग्जांपल्स देने होंगे कि आपने किसी पे ट्रायल किया, तो उसके क्या रिजल्ट आए। और अगर कोई सपोज एंटी डैंड्रफ शैम्पू आपने बनाया, आपने बोला कि हमने एक शैम्पू बनाया जो डैंड्रफ को क्लीन करता है, तो ऐसा ना हो कि बंदे के सर पे लगाया और बाल ही जल गए, डैंड्रफ की जगह बंदा गंजा हो गया, या फिर वो आंखों में गया तो आईज में इरिटेशन हो गई, स्किन एलर्जीज हो गई। तो ये सब चीजें ना हो तो उसके लिए आपके पास सर्टिफिकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई चीज आपकी बॉडी में यूज हुई है या आप उसको खा लेते हो, एफएमजी आपकी एफएसएसआई के रजिस्ट्रेशन वगैरह ये सब आपके पास होने चाहिए। बट पेटेंट के लिए आपको इन सब की जरूरत नहीं है, बट अगर जब पेटेंट को कमर्शियलाइज करते हैं, किसी कंपनी को आपको बेचना है, देन यू नीड दैट सर्टिफिकेशन। ओके, सो व्हाट कैन बी पेटेंटेड? कोई भी यूजफुल मेथड, न्यू मेथड, कोई भी नया प्रोसेस, नया डिवाइस, कोई नई फॉर्मुलेशन, उनका पेटेंट कर सकते हैं। बट पेटेंट ऑफिस का कहना है कि अगर आप हर्बल फॉर्मुलेशन, फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन, फार्मास्यूटिकल कॉम्पोजिशंस में जाते हैं तो आपको सिनर्जिस्टिक रिजल्ट देने होंगे पेटेंट ऑफिस को। सिनर्जिस्टिक का मतलब है कि अगर मैं बोलती हूँ कि ब्लैक पेपर खाने से, काली मिर्च खाने से आपकी खांसी ठीक होती है, बट काली मिर्च के साथ में अगर आपका तुलसी भी डाल रही हूँ, 2-3 इंग्रेडिएंट और डाल रही हूँ, तो आपको उनका पूरा कॉम्बिनेशन रिजल्ट पेटेंट ऑफिस को देना होगा कि ये सारे मिलके 90% एफिकेसी इंप्रूव कर रहे हैं और ट्रीटमेंट को इंक्रीज कर रहे हैं, तो ही पेटेंट ऑफिस आपको हर्बल फॉर्मुलेशन पे पेटेंट ग्रांट करता है। सो ये टर्मरिक का केस था जो मैं आपको हल्दी का ऑलरेडी बता चुकी थी। वैसे ही एक केस हुआ था बासमती राइस को लेके। बासमती राइस इंडियन ओरिजिन था, पंजाब ओरिजिन, कोई टेक्सास में गया और वहां जाके टेक्सामती राइस से उसको बेचने लगा। तो जब इंडिया में पता चला ये इंडियन ओरिजिन प्रोडक्ट था, ये हमारा ऑलरेडी वैरायटी थी बासमती की, तो ये टेक्सास में ले जाके कैसे यूज हो रही है, तो उन्होंने उसके ऊपर ऑब्जेक्शन किया, रिवोकेशन किया और फाइनली टेक्सामती राइस का केस भी आपका फेल हो गया। तो ऐसे बहुत सारे केसेस है। ये आपका पेटेंटेड प्रोडक्ट है और ये ड्रग्स के ऊपर भी पेटेंट फाइल कर सकते हैं आप, दवाइयों के ऊपर। और ये कुछ नॉन पेटेंटेड इन्वेंशन है कि सब चीज पेटेंट नहीं होता है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई प्लांट का पेटेंट नहीं कर सकते। आपने बोला आप हिमाचल प्रदेश गए घूमने के लिए और आप एक जड़ी बूटी उठा के ले आए और आपने कहा कि जड़ी बूटी का मुझे पेटेंट करना है। जड़ी बूटी का पेटेंट नहीं कर सकता, पर जड़ी बूटी के अंदर एक्टिव इंग्रेडिएंट जो आपने आइसोलेट किया है, और अगर आप ये बोल रहे हैं इस एक्टिव इंग्रेडिएंट की वजह से आपका कैंसर ठीक हो रहा है, आपकी स्किन रैशेस ठीक हो रहे हैं, देन यू हैव अ पेटेंट ऑन दैट। प्लांट का पेटेंट नहीं कर सकते, एनिमल का पेटेंट नहीं कर सकते। कोई सर्जरी, दांतों में से प्लाक, सपोज कोई आपके कीड़े लगे हैं दांतों में और आपने कहा उसका रिमूव करने का एक नया तरीका मैंने निकाला है, तो उसका भी हम पेटेंट नहीं कर सकते। मेथड ऑफ ट्रीटमेंट, मेथड ऑफ सर्जरी इज नॉट पेटेंटेबल, डिवाइस आर पेटेंटेबल, फॉर्मुलेशंस आर पेटेंटेबल। ये सारे एग्जांपल्स हैं जहाँ पे आपकी गैम्बलिंग मशीन्स, नोट छापने की काउंटरफिटिंग मशीन्स, दे आर नॉट पेटेंटेबल अंडर पेटेंट ऑफिस। सो प्रायर आर्ट क्या होते हैं कि जब कोई आइडिया आप लेके आते हैं तो हम उसका पहले प्रायर आर्ट सर्च करते हैं कि वो आइडिया नॉवल है या नहीं।
तो उसके लिए गूगल पे जैसे हम लोग सर्च करते हैं वैसे हमारे को डेटा बेसिस है जहाँ पे हम नॉवेल्टी चेक करते हैं कि ये पेटेंट हो सकता है या नहीं हो सकता है, तो उसी चीज को हम बोलते हैं प्रायर आर्ट। प्रायर आर्ट के अंदर का मतलब है पेटेंट ऑफिस में पेटेंट पब्लिकेशन अगर हुए, कोई पोस्टर प्रेजेंटेशन वो भी प्रायर आर्ट में चला जाएगा, कोई एब्स्ट्रैक्ट है, कोई आर्टिकल या बुक्स या रिसर्च में कहीं पे भी वर्क ऑलरेडी पब्लिश्ड है तो पेटेंट ऑफिस आपको अलाउ नहीं करेगा, क्योंकि उनका कहना है कि अगर ये चीज ऑलरेडी डिस्क्लोज है तो इसका मतलब ये वर्क आपका नॉवल नहीं है। नेक्स्ट, एक्सेप्शन ऑफ ग्रेस पीरियड। अगर आप डिस्क्लोज करते हैं तो आपको 1 साल का टाइम मिलता है उसको फाइल करने का, तो अगर आपने डिस्क्लोज कर दिया तो 1 साल के अंदर अंदर आप उसे फाइल कर दीजिए तो आपका पेटेंट ग्रांट हो जाएगा। उसके बाद कॉमन पिटफॉल्स है कि अगर इन्वेंटर अलाउ होता है पीपल टू नो अबाउट द इन्वेंशन बिफोर अ पेटेंट एप्लीकेशन इज फाइल्ड, द इन्वेंटर में लूज हर पेटेंट राइट्स। अगर इन्वेंटर अपने राइट्स पहले ही लोगों को बता देता है, अपना इन्वेंशन डिस्क्लोज कर देता है तो वो अपने राइट्स को लूज कर देता है। सेकंड है कि आप डू नॉट डिस्क्लोज द इन्वेंशन विदाउट एग्जीक्यूटिंग द कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन। कि अगर कोई कंपनी है और उन्होंने बोला कि मैं आपका फॉर्मूला लेना चाहता हूँ, ठीक है, आपका बहुत जबरदस्त फॉर्मूला है या आप मुझे भेज दो, तो आपने कहा कि अच्छा ठीक है मैं आपको फॉर्मूला भेजने के लिए तैयार हूँ, और आपने जल्दबाजी में क्या किया, अपना पूरा आइडिया उसको डिस्क्लोज कर दिया। अब क्योंकि कंपनी के पास तो सारी फैसिलिटीज होती है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने वही चीज उठा के मार्केट में लॉन्च कर दी। कल को जब आपको पता चला कि अरे ये तो मेरा फॉर्मूला लीक हो गया, इन्होंने तो मेरा वर्क ही यूज कर लिया, तो इसीलिए बेस्ट है कि आप पहले एक एनडीए साइन करें किसी के साथ भी, चाहे आप मेरे से भी एक आइडिया डिस्क्लोज करें बीइंग ए स्टूडेंट के मैम उन चारों के दिमाग में कोई आइडिया है तो उसके लिए भी पहले आप मुझसे एक एनडीए साइन करें, एनडीए साइन करने के बाद ही किसी को अपना आइडिया डिस्क्लोज करें। तो जनरल रूल है कि नो पब्लिक डिस्क्लोजर अंटिल ए पेटेंट एप्लीकेशन इज फाइल्ड। Now what is inventorship? Inventorship होता है कि आप 4-5 स्टूडेंट ने बोला कि मैम ये पेटेंट में हम सारों के राइट्स हैं, हम सारे इस पेटेंट के अंदर इन्वेंटर हैं, दैट इज कॉल्ड इन्वेंटरशिप। तो उसके लिए हमारा पेटेंट ऑफिस में फॉर्म 5 फिल होता है जिसमें आप डिक्लेयर करते हैं कि इस पेटेंट के अंदर हम सारे एज ए इन्वेंटर वर्क कर रहे हैं। ना एक होता है इन्वेंटर, एक होता है एप्लीकेंट। एप्लीकेंट के पास सारे राइट्स होते हैं, ध्यान रखना जब आपके पेटेंट फाइल करते हो तो उसमें 2 कॉलम होते हैं, एक होता है इन्वेंटर, एक होता है एप्लीकेंट। तो हम लोग कई बार क्या होता है, अच्छा इन्वेंटर में तो है ना, हम क्या टेंशन है, आपका नाम अगर आपको लगता है कि मेरा पेटेंट है, मेरी इंपॉर्टेंस है, मैंने आइडिया क्रिएट किया है, तो आपका नाम एप्लीकेंट में जरूर होना चाहिए। आप जॉइंट एप्लीकेंट में फाइल कर सकते हैं, आप सिंगल इंडिविजुअल एप्लीकेंट में भी रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। अब आप पूछेंगे एप्लीकेंट में होने से क्या फायदा है? एप्लीकेंट में होने से फायदा ये है कि कल को जब टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होता है, किसी को आइडिया सेल आउट करेंगे तो राइट्स एप्लीकेंट के होते हैं। तो अगर किसी सपोज एक कंपनी ने बोला मैं 5 लाख रुपए के लिए ये टेक्नोलॉजी लेने के लिए तैयार हूँ, तो 5 लाख रुपए वो जो इन्वेंटर में जिसके नाम थे उनको बराबर के राइट्स मिल जाएंगे, बराबर के पैसे मिलेंगे। बट जब हम किसी कॉलेज के लिए, यूनिवर्सिटी के लिए वर्क करते हैं तो उनकी एक IPR पॉलिसी होती है। हर एक IPR पॉलिसी में ये लिखा होता है कि अगर कॉलेज पे कर रहा है आपके पेटेंट के लिए तो क्वेश्चन उठता है कि इन्वेंटर ये बोलता है कि मुझे क्या फायदा, मेरा क्या फायदा, मेरा तो नाम भी नहीं है पेटेंट में, इन्वेंटर में नाम है। तो हर एक कॉलेज की एक IPR पॉलिसी में राइट डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। उनकी IPR पॉलिसी में लिखा होता है कि अगर कल को ये पेटेंट कमर्शलाइज हुआ तो 70-30 राइट्स आपको दिए जाएंगे। 70 कॉलेज रखेगा, 60 कॉलेज रखेगा, 40 आपको दिए जाएंगे। तो 40 में हर इन्वेंटर के पास बराबर के राइट्स होते हैं। ऐसा नहीं है कि जो फर्स्ट नाम ऑथर का दिया है कि राइट सारे उसको मिल जाएंगे, नहीं। पेपर पब्लिकेशन में क्या होता है कि जो फर्स्ट होता है वो मेन कंट्रीब्यूटर होता है, बट पेटेंट के अंदर उल्टा होता है। पेटेंट के अंदर इक्वल कंट्रीब्यूशन होता है, अगर 5 इन्वेंटर तो 5 को बराबर के पैसे मिलेंगे। ओके, सो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ इन्वेंटरशिप एंड एप्लीकेशन। नाउ अगेन एग्जांपल फॉर डायग्नोस्टिक किट फॉर मलेरिया। डायग्नोस्टिक किट का भी पेटेंट कर सकते हैं, चाहे आपने टाइफाइड के लिए किट बनाई है, चाहे डेंगू किट बनाई है, कोई भी किट आप उसका भी पेटेंट फाइल कर सकते हैं। नेक्स्ट एक होता है कंपल्सरी लाइसेंस। फार्मास्यूटिकल के केस में कंपल्सरी लाइसेंस इज वेरी गुड इंफॉर्मेशन फॉर यू। पेटेंट ग्रांट हो गया, 3 साल तक आप पेटेंट लेके बैठे रहे, आपने अपने पेटेंट का कुछ नहीं किया, ना ही किसी कंपनी को सेल आउट किया, बस आपके पास सर्टिफिकेट था, दैट्स इट। अब अगर कल को कोई पैंडेमिक हुआ, कोई भी प्रॉब्लम हुई इंडिया के अंदर, ठीक है, जिसमें ऐसा लगता है कि सिप्ला के पास जो पेटेंट है वो उसको इंडिया में नहीं बेच रही है, उसको फॉरेन में सेल आउट कर रही है, बट क्योंकि महामारी इंडिया में आई है, इंडिया में उस पेटेंट की बहुत ज़रूरत है, चाहे वो वैक्सीन हो सकती है, कोई दवाई हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, कोई ड्रग हो सकती है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, ऐसे पेटेंट को टेक ओवर कर लेती है उस कंपनी से और उसको किसी और कंपनी को कहती है तुम इसे एक हमारे नॉर्म्स एंड कंडीशन पे बनाओ। तो दैट इज कॉल्ड कंपल्सरी लाइसेंस। जैसे कि एक एंटी कैंसर ड्रग के लिए हुआ था, आपके बेयर वर्सेस नेटको। बेयर एक एंटी कैंसर ड्रग बनाई थी जो कि हाई प्राइस में सेल आउट करी थी इंडिया में।
तो जब नैटको को पता चला कि बेयर जो एंटी कैंसर ड्रग बना रही है वो बहुत ही हाई प्राइस है, लोगों को नहीं मिल रही है और टेरिटरी में वर्क नहीं कर रहा और ये इसको फॉरेन में सेल आउट करे अपने प्रॉफिट के लिए, तो नैटको ने बेयर के अगेंस्ट केस फाइल किया पेटेंट ऑफिस में और उन्होंने कहा कि उसका जो लाइसेंस है वो आप हमें दे दो। तो नैटको ने जो अपनी टर्म्स एंड कंडीशन रखी कि हम एक नॉर्मल प्राइस में इसको मार्केट में सेल आउट करेंगे ताकि आम पब्लिक को इसकी जरूरत मिल जाए। तो जब पेटेंट ऑफिस में केस फाइल हुआ तो कंट्रोलर ने देखा कि येस कि बेयर वाकई में ऐसा कर रही थी कि इंडिया में उसको वर्क नहीं कर रही थी, बाहर उसको अपने प्रॉफिट में बेच रही थी, तो उन्होंने क्या किया उसका पेटेंट लेके नैटको को दिया कि आप अब हमारी टर्म्स एंड कंडीशन में इसको सेल आउट करो। तो ऐसा भी होता है कि कल को आप ये सोचें कि पेटेंट हमने फाइल किया, गवर्नमेंट ने उसको कैसे ले लिया, तो गवर्नमेंट अगर ले सकती है तो गवर्नमेंट पूरे राइट्स है लेने के लिए, बट उसके बदले में आपको कुछ रॉयल्टी जरूर देती है और दिस इज कॉल्ड कंपल्सरी लाइसेंस, जो कि फार्मास्यूटिकल के केस के अंदर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नाउ पेटेंट इन्फ्रिंजमेंट होता है, जो हम सू की बात कर रहे थे कि अगर किसी ने किसी की टेक्नोलॉजी को यूज़ किया, जैसे इसमें आप देख रहे हैं कि कोई किसी की टेक्नोलॉजी को लेके भाग रहा है, तो आप उसके लिए कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं। अगर पहले अभी पेटेंट ग्रांट नहीं हुआ तो प्री ग्रांट पोस्ट ग्रांट फाइल करते हैं, बट अगर पेटेंट ग्रांट हो गया है तो आप सीधा कोर्ट में फाइल करेंगे और उसके लिए डैमेजेस क्लेम करते हैं कि भाई मेरे को इतना हानि हुआ, मेरे को इतना नुकसान हुआ, तो मुझे इतने पैसे मुझे मेरे वापस चाहिए। तो कोर्ट डिसाइड करती है किसने किसकी टेक्नोलॉजी को यूज़ किया, कितना यूज़ किया, कब से उसको यूज़ करा, तो सारे डैमेजेस उसको पे करने पड़ते हैं। सो दिस इज कॉल्ड पेटेंट इन्फ्रिंजमेंट। और ये सारे इन्फ्रिंजमेंट केसेस थे जो नोवार्टिस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के साथ था, सैमेट लैब वर्सेस ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स। नेक्स्ट ट्रेड सीक्रेट, जो मैंने बताया कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है तो आप ट्रेड सीक्रेट फाइल करते हैं, जैसे कोको कोला का फॉर्मूला या कोई भी रेसिपीज। ट्रेड सीक्रेट आप जितने एज लॉन्ग एज इन्फॉर्मेशन अवेलेबल रहेगी तब ठीक है, अगर कहीं पे भी किसी ने ब्रीच कर दिया पैसों के लालच में तो आपका ट्रेड सीक्रेट खत्म। ट्रेड सीक्रेट के लिए कोई पेटेंट ऑफिस नहीं होता है, एक एग्रीमेंट होता है दो पार्टीज के बीच में, बस दैट्स इट ट्रेड सीक्रेट। ट्रेडमार्क कोई नाम, जैसे एग्जांपल दे चुकी थी, वर्ड मार्क कोई सिंबल, कोई भी लोगो, जैसे एडिडास की 3 लाइन्स वो भी आपकी रजिस्टर्ड है। पैटर्न मार्क रजिस्टर्ड होते हैं जिसमें लाइन्स वगैरह रजिस्टर्ड होती हैं। ट्रेड ड्रेस एग्जांपल दे चुकी, कलर कॉम्बिनेशन का। आपकी रिंग टोन्स, ब्रिटानिया की रिंग टोन, एयरटेल की रिंग टोन, वो भी आपकी ट्रेड मार्क के अंदर रजिस्टर्ड होती है। और उसके अलावा ट्रेड जो जितने भी आप जैसे कोई लोगोज होते हैं, जैसे कोई स्लोगन्स होते हैं, जैसे दाग अच्छे हैं, किसका स्लोगन है? सर्फ एक्सेल, ओके, दूध पीता है इंडिया, अमूल। तो ये टैगलाइंस को भी हम ट्रेडमार्क के अंदर रजिस्टर करते हैं। नेक्स्ट टीएम का मतलब टीएम फाइल किया है, रजिस्टर नहीं हुआ है। सर्कल आर का मतलब रजिस्टर हो चुका है। तो ये सारे एग्जाम्पल है, जैसे कैंडिड क्रीम हुआ, सिप्ला, फाइजर, जीएसके, तो उनके लोगोज भी आप देखो सबके अलग अलग हैं। एग्जाम्पल्स इसमें फोर्ड, डोमिनोज, नाइकी, एडिडास, स्टारबक्स, हेड एंड शोल्डर, फेसबुक। डेयरी मिल्क का कॉपी कैट था फेरी मिल्क, आप गूगल पे सर्च करोगे तो एक आपको दिखेगा फेरी मिल्क, कलर कॉम्बिनेशन बिल्कुल सेम है बट फेरी मिल्क के नाम से उसको बेच रहे हैं। नेक्स्ट ये कॉपीराइट प्रोटेक्ट करता है ओरिजिनल वर्क को, चाहे आपने कोई कविता लिखी है, कोई रिसर्च वर्क है जो आपको लगता है पेटेंट के लिए नहीं जा सकते तो आप कॉपीराइट फाइल कर सकते हैं, 3 महीने में आपको सर्टिफिकेट ग्रांट हो जाता है। और म्यूजिक वर्क, कोई म्यूजिक अगर आपने कंपोज किया है, कोई लिरिक्स आपने लिखे हैं, कोई गाना गुनगुना रहे हैं, आप उन सबको कॉपीराइट में प्रोटेक्ट करते हैं। कॉपीराइट आपको प्रोटेक्शन देता है, एज ऑफ ऑथर प्लस 60 ईयर। नेक्स्ट इसमें है पेटेंट जो है टेरिटोरियल राइट्स होते हैं, इंडिया में फाइल किया तो इंडिया में सिक्योर होंगे, इंडिया के बाहर फाइल करना है तो पीसीटी के लिए जाएंगे। फर्स्ट फाइल द पेटेंट देन पब्लिश योर वर्क, पहले फाइल करेंगे फिर पब्लिश करेंगे। राइट्स आपको हर एक के अलग अलग होती है, ट्रेडमार्क 10 ईयर्स, डिजाइन 10 ईयर्स, पेटेंट 20 ईयर्स। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट कैटेगरी जीआई। जीआई का मतलब है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, जैसे आगरे का कांचीपुरम साड़ी, नागपुर ऑरेंजेस, और मेरठ की नान खटाई, और जैन शिकंजी कहाँ की है? जैन शिकंजी भी मेरठ की आई थी, वो भी लगा। तो ये जितने भी एग्जांपल्स मैंने दिए, ओके, अभी बिहार की शाही लीची और बनारस के पान को जीआई में रजिस्टर किया है। तो जीआई क्या होता है? जीआई का मतलब है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, जिस एरिया में हम रहते हैं उस एरिया का जो फेमस प्रोडक्ट है, उस इन्वायरमेंटल कंडीशन की वजह से जो डेवलप हुआ है उसको भी हम प्रोटेक्ट करते हैं। अब ये बताओ, बिहार, ये आपका वेस्ट बंगाल रसगुल्ला और उड़ीसा का रसगुल्ला, तो मेन कौन सा है? बंगाली रसगुल्ला। तो बंगाली रसगुल्ला और उड़ीसा के रसगुल्ला में फाइट चली और दोनों पहुंचे
गए कोर्ट में, उन्होंने कहा ये रसगुल्ला जो मार्केट में खाते हैं, बंगाल वालों ने बोला हमारे नाम से फेमस है, इसीलिए लोग इसे बंगाली रसगुल्ला के नाम से जानते हैं। उड़ीसा वालों ने कहा नहीं नहीं, ये रेसिपी हमारी है। तो फाइनली इन सब चीज़ों को प्रिवेंट करने के लिए कि कोई डुप्लीकेट प्रोडक्ट ना बनाए, जब आप कहीं घूमने जा रहे हैं तो कोई आपको बुद्धू ना बनाए, ये कह कि ये पश्मीना शॉल है ले लो, बाद में पता चले घर पे आए तो पता चला लोकल शॉल उठा लाए, पश्मीना तो है ही नहीं। तो इसीलिए जीआई टैगिंग का यूज़ हुआ। जीआई टैगिंग आपको ऑथेंटिकेट करता है कि जो प्रोडक्ट आप लेके आ रहे हैं उसके अगर जीआई टैगिंग है तो इट मीन दिस इज द ओरिजिनल प्रोडक्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया। तो जीआई भी आपका इंडिविजुअल नहीं फाइल करते, वहाँ के प्रोड्यूसर्स फाइल करते हैं जो काफ़ी सालों से इस पर काम करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। जिसमें हमने क्या क्या पढ़ा? पेटेंट, बोलो जल्दी, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, जीआई एंड ट्रेड सीक्रेट। पेटेंट्स के राइट कितने सालों के लिए दिए जाते हैं? 30, 20। ट्रेडमार्क 10, डिजाइन 10, जीआई 10 और कॉपीराइट नहीं, एज ऑफ ऑथर प्लस 60 ईयर्स। ओके, जब तक आपकी एज है आपके बनने के बाद भी 60 साल तक अपने राइट्स को एंजॉय करेंगे। ओके, थैंक यू।